नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीके लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। और यह निर्णय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान लिया गया था। 14 अगस्त को भारत के विभाजन के समय लोगों द्वारा झेले गए दर्द पीड़ा की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने को घोषित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा कितनी बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने 17 बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वजारोहण किए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, जिन्होंने 10 बार और इंदिरा गांधी के द्वारा 16 बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया जा चुका है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रोजगार दिलाने वाली किस योजना के शुरू करने की घोषणा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए इस योजना यानी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी, जिसकी लागत है 100 करोड़ रुपए। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन करना, आधारिक संरचना का निर्माण करना तथा उद्योग धंधों का विकास करना है, ताकि देश में बेरोजगारी दर को कम किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा अगस्त 2021 में पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ग के आरक्षण के लिए सूची निर्माण से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। आपको बता दें कि हाल ही में संसद के द्वारा 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया है और इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया गया है। अब 105वें संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? तो इस अधिनियम के तहत यानी 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्यों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे अपने यहाँ सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो लोग भी पिछड़े हैं उनको पहचान करके उन्हें आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। हालांकि 2018 से पहले केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा अलग अलग ओबीसी की सूची तैयार की जाती थी, जिसे 102वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य से यह अधिकार ले लिया गया था और यह अधिकार केवल और केवल संसद को ही प्रदान किया गया था, जिसे हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करके राज्य को यह अधिकार पुनः प्रदान किया गया है और 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत राज्य भी अपने यहाँ सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को पहचान करके उन्हें आरक्षित कोटि में शामिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत के द्वारा AK-103 राइफल खरीदने के लिए रूस के साथ समझौता किया गया है। आपको बता दें कि रूस से आयातित AK-103 राइफल जो है सेना की इंसॉस यानी इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफल का स्थान लेंगी, जिसका प्रयोग 1936 से भारत में किया जा रहा है। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की मुद्रा है रूबल और यहाँ रूसी संसद का नाम ड्यूमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड्स को अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में 4 वेटलैंड्स को अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में शामिल किया गया है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या 46 हो गई है। अभी हाल ही में कौन कौन से वेटलैंड्स को शामिल किया गया है इसमें? तो वे हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में स्थित है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हरियाणा में स्थित है, इसके अलावा थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाधवाना वेटलैंड्स यह गुजरात में स्थित है। यानी 2 वेटलैंड्स जो है हरियाणा के हैं और 2 वेटलैंड्स जो गुजरात के हैं। इन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है।
अब बात कर लेते हैं वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स वैसी भूमि को कहा जाता है जो वर्ष भर आंशिक या पूर्ण रूप से जल से भरे रहते हैं। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में किया गया था और इस कन्वेंशन का उद्देश्य दलदली भूमि यानी आर्द्र भूमि को संरक्षित करना था और भारत के द्वारा इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया गया था। आपको बता दें कि इसलिए यानी 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा कब तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है? तो भारत के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक कचरा संशोधित नियमावली 2021 जारी किया गया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। और यह जो नियमावली है केंद्रीय वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2021 से सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बुजुर्गों के जीवन गुणवत्ता के आकलन के लिए विशेष सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो देश में बुजुर्गों के जीवन गुणवत्ता के आकलन के लिए विशेष सूचकांक जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है और यह जो सूचकांक है वह तैयार किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। यह 4 मानकों के आधार पर तैयार किया गया है: वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आय सुरक्षा। इस रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख से अधिक बुजुर्ग आबादी वाले राज्य में राजस्थान प्रथम, महाराष्ट्र दूसरे तथा बिहार तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा 50 लाख से कम बुजुर्ग आबादी वाले राज्य में हिमाचल प्रदेश प्रथम, उत्तराखंड दूसरे तथा हरियाणा तीसरे स्थान पर। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य में मिजोरम टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन पंजीकरण की एक नई श्रृंखला BS यानी भारत सीरीज किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में 26 अगस्त 2021 को मोटर वाहन पंजीकरण की एक नई श्रृंखला भारत सीरीज जिसे BH कहते हैं की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब एक ही पंजीकरण सभी राज्यों में मान्य होंगी। कहने का आशय यह है कि यदि कोई कर्मचारी जो है किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ के नियमों के अनुसार मोटर वाहन का फिर से पंजीकरण कराना पड़ता था और साथ ही साथ RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है उसको चेंज करना पड़ता था। हालांकि इस नीति के तहत अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। एक बार वाहन का जब पंजीकरण हो गया है तो वह दूसरे राज्य में भी वही मान्य होगा। इसी के लिए यह BS श्रृंखला यानी भारत सीरीज श्रृंखला की शुरुआत की गई है और यह शुरुआत जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो बात कर लेते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है हमारे देश के? तो अभी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति के अंतर्गत निजी यात्रा वाहन कितने वर्ष बाद सड़कों पर नहीं चलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष बाद। इसके अलावा अभी हाल ही में प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए नई स्क्रैपेज नीति यानी नई कबाड़ नीति लाई गई है। इस नीति के तहत सरकारी एवं वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल और निजी यात्री वाहनों को 20 साल तक के लिए सड़कों पर चलने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इसके बाद यह जो वाहन है सड़कों पर नहीं चलेंगे। इस नीति को लाने का मेन मकसद है प्रदूषण को कम करना, क्योंकि जो पुरानी वाहन जो हो जाती है उनसे काफी ज्यादा प्रदूषण फैलता है जो हमारे देश के नागरिकों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए यह नीति लाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण किस यान के जरिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा GSLV F10 यान के जरिए इसका प्रक्षेपण किया गया था। और यह जो उपग्रह है यानी EOS-03 यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसका प्रक्षेपण GSLV F10 यान के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 12 अगस्त को किया गया था। हालांकि यह इसका प्रक्षेपण जो है असफल रहा था, क्योंकि लास्ट में यानी अंत में जाकर क्रायोजेनिक इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण यह असफल रहा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर मंथ के फर्स्ट चैप्टर यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, हमने डिस्कस किया। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।